हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंस क्लासेस बाय रंजना मैम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की क्लास में हम ओटी टेक्नीशियन मींस ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है एंड उनके रोल क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं। रोल एंड ड्यूटीज ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। क्या रोल होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। सो द जॉब ऑफ ओटी टेक्नीशियन इज मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन थिएटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हमारी जॉब जब ओटी में लगती है तो हमें हमारा जो रोल होता है, सबसे पहला रोल या ड्यूटी ये होती है कि हमारी ओटी बिल्कुल मेंटेन रहे। मेंटेन कैसे रखेंगे ओटी को? देखिए, जैसे आपके ओटी में आपको पहले ही पता चल जाता है, एक दिन पहले या आज रात में पता चल गया तो सुबह वो केस होना है, तो आपको बता दिया जाता है कि ये केस आपकी ओटी में लगने वाला है। उसी केस के अकॉर्डिंग आपको ओटी में प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे ओटी को स्टाइल करना, सबसे इम्पोर्टेंट काम। ओटी स्टाइल होनी चाहिए प्रॉपर, मतलब किसी भी तरह का वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज ओटी में क्या होगा, पेशेंट की स्किन ओपन होती है, ठीक है, हो सकता है ऑर्गन भी ओपन हो, कार्डियक ओटी, न्यूरो ओटी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अब इन्फेक्शन अगर हो गया तो जो केस हमने किया उससे ज्यादा भी प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। इस वजह से ओटी प्रॉपर स्टाइल होना सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड और देखते हैं मेंटेनेंस में, एक तो प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन में अब ओटी में क्या क्या चीजें हैं, आपके इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। इक्विपमेंट जो आपके ओटी में मशीनें हैं, एनेस्थेसिया मशीन हो गई, ठीक है, आपका सक्शन मशीन हो गया, ड्रम लाइट हो गया, या लूप्स हो गए, जो भी चीजें होंगी, सूचर्स हो गए, ट्यूब्स हो गई, जो भी पेशेंट में लगने वाली है, प्रॉपर वो आपके पास है, मेंटेन है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। एंड स्टरलाइजेशन एंड प्रोविजन ऑफ ओटी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, उसके अलावा स्टरलाइजेशन तो करना ही करना है। एंड प्रोविजन ऑफ ओटी इंस्ट्रूमेंट्स, जो उस केस में जो भी केस लगने वाला है, कार्डियक का, न्यूरो का, यूरो का, है ना, ओंको का, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना है। सभी ओटी के मतलब जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सब में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। जनरल इंस्ट्रूमेंट सब में लगेंगे, पर स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के लिए हैं वो भी अलग होते हैं। तो हमें उस केस के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है और मेंटेन रखना है, प्रॉपर स्टाइल रखना है। ये हमारा काम होता है ओटी टेक्नीशियन का। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ओटी इक्विपमेंट्स, ये भी बात हमने कर ली। इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट को मेंटेन रखना है। जैसे हमें चेकआउट कर लेना है केस लगाने से पहले कि सक्शन मशीन काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो काम नहीं करेगा तो सक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और सक्शनिंग नहीं होगी तो केस अच्छे से डन नहीं हो पाएगा। एंड असिस्टेंट टू सर्जन, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि रोल क्या, मतलब अगर आप ओटी टेक्नीशियन हैं तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप असिस्टेंट टू सर्जन, सर्जन के साथ ओटी असिस्ट करा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं देना, सर्जरी को असिस्ट कराना, मतलब सर्जन की सर्जरी में हेल्प कराना। कई बच्चों के मन में डाउट रहते हैं। मेरी ऑफलाइन की क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, जो नए बैच के स्टूडेंट्स आए हैं, कि आपका रोल क्या होगा, आप क्या करेंगे ओटी करने के बाद। तो बोलते हैं कि मैम सर्जन की हेल्प करेंगे, सर्जन को इंस्ट्रूमेंट देंगे। वो जो इंस्ट्रूमेंट देते हैं वो होती है स्क्रब नर्स। हालांकि अगर हमारी चॉइस है तो हम भी ये काम कर सकते हैं, बट वहां पे स्क्रब नर्स का काम होता है। तो आप असिस्ट करा सकते हैं सर्जन के साथ सर्जरी। उसके अलावा अगर आपको असिस्ट नहीं कराना है, आपको नहीं है रुचि उसमें, तो आप क्या करेंगे, असिस्टेंट टू एनेस्थेटिस्ट, आप एनेस्थेटिस्ट को के साथ असिस्ट करा सकते हैं, मतलब एनेस्थेसिया देने में हेल्प करा सकते हैं आप किसकी, एनेस्थेटिस्ट की। जो एनेस्थेसिया देते हैं उनकी आप हेल्प करा सकते हैं। अब जब एनेस्थेटिस्ट साइड में आप काम करेंगे तो आपको एनेस्थेसिया में क्या क्या एनेस्थेटिक एजेंट लगेंगे या क्या क्या इमरजेंसी ड्रग्स होंगे, आपको ड्रग्स के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए।
देन and OT nurse during surgical and operation theater technician is an allied health professional। या फिर आप अगर असिस्ट भी नहीं करा रहे हैं या फिर अगर आप अनेस्थेसिया साइड भी नहीं काम कर रहे हैं तो आप एज अ OT नर्स के रूप में भी OT में काम कर सकते हैं। ठीक है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ठीक, नेक्स्ट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स इज जॉब ओरिएंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओटी टेक्नीशियन करने के बाद आपकी तुरंत जस्ट फ्रेशर ही आपकी जॉब लग जाती है, मतलब ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्पिटल में ही जॉब करना पड़ेगा। अगर आप उधर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ओटी में काम करने का, तो आप यहाँ पे ओटी टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी भी आप कर सकते हैं अगर आप एकेडमिक में जा रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ यही रोल है, आप टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कोर्स जॉब ओरिएंटेड है। पैरामेडिकल कोर्स, जो ये पैरामेडिकल जो भी मैंने आपको पहले की पिछली वीडियो में भी बता रखा है, पैरामेडिकल में ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसमें एक हमारा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी आता है। ठीक है, तो मतलब पैरामेडिकल साइंस का ये क्या है, ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें आप क्लिनिकल भी कर सकते हैं एंड आप टीचिंग भी इजिली कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन वेरियस इक्विपमेंट्स, anesthesia and instruments are involved एन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अब इसमें ऑपरेशन के दौरान ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या क्या चीजें जरूरत है, वेरियस इक्विपमेंट, कई तरह के इक्विपमेंट होंगे, अनेस्थेशिया का रोल होगा एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। एंड अब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के अंडर में इक्विपमेंट्स आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे एंड अनेस्थेशिया का काम भी आएगा। इनमें से आप चूज करके सिर्फ एक जोन ही डिसाइड करके ले सकते हैं, बट ओटी मेंटेनेंस के बाद आप सर्जिकल साइड या अनेस्थेसिया साइड जा सकते हैं। अनेस्थेशिया एंड इंस्ट्रूमेंट आर इन्वॉल्व, ये सारी चीजें एक ओटी में इन्वॉल्व होती हैं। एंड अरेंज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अरेंज करने होंगे। प्रोवाइड एन एडिक्वेट डोज ऑफ अनेस्थेशिया एंड, अगर आप अनेस्थेशिया साइड काम कर रहे हैं तो आपको हर एक डोज के बारे में, हर एक ड्रग के बारे में मालूम होना चाहिए। अब डोज के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। आप जब थियोरी पढ़ते हैं तो आपने 6 राइट्स पढ़ा होगा, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आपको 6 राइट्स नहीं मालूम है तो कभी कभी इंजेक्शन है, आपको आईएम देना है या आईवी देना है, ये मालूम होना जरूरी है। अगर प्रॉपर मालूम नहीं होगा तो आपसे गलती भी हो सकती है। तो 6 राइट्स अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे की क्लास में पढ़ा दूंगी। तो आपको अगर एनेस्थेसिया साइड में आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ड्रग्स के बारे में, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए एंड कितना डोज किस पेशेंट को देना होता है, कौन से केस में। डोज ऑफ एनेस्थेसिया एंड असिस्ट द सर्जन एंड, और आप क्या करा सकते हो, सर्जन के साथ ऑपरेशन असिस्ट भी करा सकते हैं। सर्जन परफॉर्मिंग द सर्जरी, मतलब सर्जन के साथ मिलकर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के पार्ट्स ऑफ ओटी टेक, मतलब एक पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है ओटी टेक्नीशियंस को। ऑपरेशन थिएटर हैज मेनली 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स मतलब अब 3 तरह से वो काम कर सकता है, जैसे प्री ऑपरेटिव यूनिट, इंट्रा ऑपरेटिव यूनिट एंड पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट। अब प्री ऑपरेटिव यूनिट में, प्री मतलब पहले, प्री ऑपरेटिव में ऑपरेशन से पहले की प्रिपरेशन जो भी होगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पेशेंट से लेके ओटी तक, ओटी मेंटेन हो गई, देन आपको पेशेंट जो आपके ओटी में आने वाला है वो भी आपको देखना होगा, हैंडओवर लेंगे जब आपको ओटी में पेशेंट आपके आ रहा है तो उसकी आपको फाइल चेक करनी है, मतलब डॉक्यूमेंट सारे चेकआउट करने हैं। सबसे मेन चीज उसमें है कि कंसेंट है या नहीं। कंसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। एंड कंसेंट फॉर्म को हम बोलते हैं सहमति पत्र, मतलब जो केस होने वाला है
वो उसके लिए आपको जो भी आपकी शर्तें हैं या नियम है आपको पेशेंट के घर वालों को बता देना है और उनकी सहमति लेने के बाद ही हम पेशेंट को अंदर लेंगे। अगर कंसेंट नहीं है तो हम पेशेंट को ओटी में नहीं ले सकते। इमरजेंसी कंडीशन की बात और है, लेकिन प्लांट सर्जरी है तो हमें कंसेंट लेना ही लेना है। इमरजेंसी केसेस में भी हम पेशेंट का ऑपरेशन करते रहेंगे पर कंसेंट हम ले लेंगे। दूसरी चीज, जितनी भी जो भी ऑपरेशन होना था उससे रिलेटेड जितनी भी जांच बोली गई थी वो सारी फाइल में होनी चाहिए। एक भी ऐसा कोई चेकअप ना हो जो छूटा हो या जिसकी रिपोर्ट ना आई हो, नहीं तो भी खतरा हो सकता है अगर पेशेंट पॉजिटिव निकल गया तो फिर पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन ओटी में करनी होती है। नेक्स्ट, जो पेशेंट हमारी ओटी में आ रहा है कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए पेशेंट के बॉडी में। जैसे फीमेल है तो ईयरिंग नहीं होनी चाहिए, चेन नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड प्रॉपर मेंटेन करके पेशेंट को लाना है हाइजीन मेंटेन करने के बाद। जैसे अब हेयर है तो हेयर का यहाँ बन बनाएंगे एंड कैपिंग कर देंगे। मेल है तो ओनली मेल के कैप लगा देंगे हम। तो पेशेंट को भी चेकआउट करना है कि पेशेंट रेडी है आपकी ओटी में आने के लिए या नहीं, एंड ओटी को प्रॉपर मेंटेन करना। देन जो आपका इंट्रा ऑपरेटिव आएगा, इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी चीजें हो रही हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखते रहना है पेशेंट की बीपी तो नहीं फॉल हो रही मॉनिटर में, या फिर जो भी चीजें होंगी वो आपको काम उसमें करना है। एंड ऑपरेशन होने के बाद भी आपकी ड्यूटी होती है। ऑपरेशन होने के बाद आप पेशेंट को पोस्ट ऑप में भेज रहे हैं, आईसीयू में भेज रहे हैं या जैसे भी उसकी कंडीशन है, तो वहां पे भी जब तक पेशेंट है आपको जाके राउंड करना है। सर्जरी साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ज्यादा ब्लड तो नहीं आ रहा, या स्टिचिंग सही है या नहीं, वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर अनेस्थेशिया। अब जनरल अनेस्थेशिया में केस हुआ है तो बॉडी को अनेस्थेटिस्ट कंट्रोल कर लेता है, तो उसमें जो भी आपके वाइटल्स हैं वो सारे चेकआउट करने होते हैं कि ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बीपी तो नहीं बढ़ रही, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, पल्स तो नहीं बढ़ रहा, ब्रीथिंग सही से आ रही है नहीं, ये सारी चीजें भी आपको देखते रहना है। और ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर वहीं रहना है, बट आपकी ओटी से पेशेंट गया है तो आपको ऑब्जर्व करना है डॉक्टर के कहने पे। एंड पोस्ट ऑपरेटिव हो गया, तो 3 प्री, इंट्रा, पोस्ट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके ड्यूटीज में आते हैं। एंड प्रॉपर ये पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस का वर्क है, ठीक है। ओटी मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर स्टराइल होनी चाहिए। एंड अनेस्थेशिया साइड में आप वर्क कर सकते हो, सर्जिकल साइड में आप वर्क कर सकते हो, ओटी नर्स के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे मैंने उनको कहते हुए सुना है कि मैम हमारी जब क्लिनिकल ड्यूटी लगती है तो हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ओटी टेक्नीशियन क्यों कर लिया, तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो नर्सिंग में जाना था, बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम करना था। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। काफी गर्ल्स अब टेक्नीशियंस का कोर्स कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि नर्स ही बन सकती है एक लड़की, टेक्नीशियन भी बन सकती है, ठीक है। हाँ, अगर हॉस्पिटल नहीं करना है आपको क्लिनिकल तो आप टीचिंग कर लो, है ना। बैचलर्स करो, डिप्लोमा कर रहे हो तो मास्टर्स करो, पीएचडी करो। जिस तरह से नर्सिंग है वैसे ही पैरामेडिकल है, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैंने कई बच्चियों के मुंह से ये सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बहुत ही ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम रुपए में बहुत ही अच्छा कोर्स है और जॉब ओरिएंटेड है। एज अ फ्रेशर कंप्लीट करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। अगर अभी भी ओटी टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई डाउट्स है आपके मन में या कुछ भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने का। थैंक यू सो मच। एंड आगे हम ऑपरेशन थिएटर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे।